So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and from today we are going to start a new chapter and that is alternating current. So आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे that is alternating current and the first point we will learn in this chapter is mean और average value of AC. So आज हम alternating current की mean और average value कैलकुलेट करेंगे. So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास. तो देखो हम alternating current की mean और average value क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि alternating current की वैल्यू चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब alternating current की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. देखो अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह करते हैं, तो इसमें एक पॉजिटिव साइकिल एंड एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है. देखो इस तरह इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है. तो इस तरह हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है और एक कंप्लीट साइकिल होती है 0 से t टाइम पीरियड के लिए. देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करते हैं. मतलब 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए ही हम क्या करते हैं, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी कैलकुलेट करते हैं. अब ऐसा क्यों, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पहले प्लस होती है और उसके बाद माइनस होते हैं. सो अगर हम यहाँ पर 0 से t टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो होता क्या है, वो 0 आती है. कैसे, देखो यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस है. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 5 कंसिडर करते हैं. मतलब यहाँ पर पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू होती है जिसको I0 बोलते हैं हम, वो 5 कंसिडर करते हैं जो प्लस में है. फिर यहाँ पर अगर पीक वैल्यू की बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल तो वो भी -5 होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब यहाँ पर जो पीक वैल्यू होगी वो होगी -5. देखो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक वैल्यू की बात करते हैं तो वो +5 है और अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक वैल्यू की बात करते हैं तो वो -5 है. तो होगा क्या, +5 -5 = 0. दैट इज अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे 0 से t टाइम पीरियड के लिए तो वो 0 आएगी. देखो यहाँ पर ऐसे हर एक वैल्यू के लिए एक करस्पेंडिंग वैल्यू इस माइनस साइकिल में होगी. सो 0 से t टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की वो होती है 0. इसीलिए हम क्या करते हैं, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करते हैं. और अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं, तो देखो हम यूज करते हैं करंट का. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = चार्ज पर यूनिट टाइम. दैट इज ये फॉर्मूला होता है एवरेज करंट के लिए, है ना. सो अगर हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. अब देखो हम क्या करेंगे, तो Q की वैल्यू एंड T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब देखो अगर हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट का. दैट इज I = dQ/dt. देखो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. दैट इज I = dQ/dt. एवरेज करंट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. दैट इज I = Q/T. अब अगर हमें यहाँ से dq कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, dt को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे. सो हमें क्या मिलेगा, I dt = dq. दैट इज dq = I dt. और अगर हमें q चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना. सो इंटीग्रेशन ओवर dq = q क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर I dt. पर हमें जब भी इंटीग्रेशन का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए ही. सो हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से t/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो यहाँ पर हम 0 से t/2 दैट इज हाफ साइकिल के लिए क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर हमें 0 से t टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो हम क्या करते हैं, 0 से t इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो I एवरेज = क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, तो बस Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अभी हमने निकाली वो कितने है, तो इंटीग्रेशन ओवर 0 से t/2 I dt.
आई डी टी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर भी ये टी फॉर कंप्लीट साइकिल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस टाइम को भी इंटीग्रेट करेंगे डी टी 0 से t/2। देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, तो बस आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो आई की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने कहाँ पे देखा था, तो एसी जनरेटर में जो फाइनल आंसर आया था वो ये आया था। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से t/2 आई 0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, अब इंटीग्रेशन ओवर dt क्या होगा, तो वो होगा t, है ना। इंटीग्रेशन ओवर dt होगा t और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, 0 से t/2। देखो अब यहाँ पर यह आई नॉट कॉन्स्टेंट है, तो वो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इंटीग्रेशन ओवर 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या है, तो t/2 और लोअर लिमिट क्या है, तो 0। सो होगा क्या, t/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t/2। सो t/2। देखो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या है, तो t/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, t/2। सो t/2। और अब देखो यहाँ पर ये 2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो होगा क्या, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और t डिनोमिनेटर में रहेगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई t। देखो इंटीग्रेशन ओवर साइन ओमेगा टी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस, देखो उसका होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये होगा इंटीग्रेशन ओवर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, और इसी के इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, 0 से t/2। अब हम यहां से ये माइनस साइन एंड ये ओमेगा ये ब्रैकेट से बाहर लेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखो ये माइनस आई 0 टू एज इट इज डिवाइडेड बाई टी ओमेगा इनटू ब्रैकेट, यहां से हमने ये माइनस एंड ओमेगा ये बाहर लिया, तो ब्रैकेट में बचा क्या, तो बस कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है, तो 0 से t/2। अब हम क्या करते हैं, तो यहां से ये टी ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और टी ओमेगा की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, सो हमें पता है ओमेगा होता है 2π/t। सो अगर हम इस t को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि t यहां पर 2π को डिवाइड है, तो यहां पे जाके ओमेगा को मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो टी ओमेगा इज इक्वल टू 2π। देखो अब हम क्या करेंगे, तो टी ओमेगा इज इक्वल टू 2π वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने टी जो यहाँ पे डिवाइड था यहाँ पर ट्रांसफर करके ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, सो हमें टी ओमेगा इज इक्वल टू 2π मिला। सो अब हम क्या करेंगे, तो टी ओमेगा की वैल्यू 2π सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है, तो t/2 माइनस 0 दैट इज, देखो माइनस साइन एज इट इज आई 0 टू टी ओमेगा इज इक्वल टू हमें 2π सब्स्टिट्यूट करना है। सो 2π इनटू ब्रैकेट कॉस ओमेगा एज इट इज
टी की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपर लिमिट दैट इज t/2, सो t/2 माइनस कॉस लोअर लिमिट, देखो ओमेगा इंटू जीरो तो क्या होगा 0, सो डू कॉस 0। देखो कॉस टी के जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया पहले, t/2 अपर लिमिट माइनस टी के जगह पे 0 दैट इज 0, सो ओमेगा इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सो 2 पाई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखो अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, तो माइनस I0 बाई पाई इज इक्वल टू माइनस I0 डिवाइडेड बाई पाई। देखो ये माइनस I0 डिवाइडेड बाई पाई एज इट इज, 2 कैंसिल हुआ है, इनटू ब्रैकेट कॉस 2 पाई/2 माइनस कॉस 0। अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, सो आई एवरेज आपको कितना मिलेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस I0 बाई पाई एज इट इज इनटू ब्रैकेट कॉस पाई माइनस कॉस 0, क्योंकि 2 कैंसिल हुआ, सो कॉस पाई माइनस कॉस 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल टू -1 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, कॉस पाई एंड कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो कॉस पाई कितना होता है, तो वो होता है -1 एंड कॉस 0 होता है 1। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो देखो माइनस I0 एज इट इज डिवाइडेड बाई पाई इनटू ब्रैकेट -1 देखो हमने क्या किया, तो cos पाई इज इक्वल टू -1, cos 0 इज इक्वल टू 1, सो -1 -1, सो हमारे पास ये इक्वेशन आया। सो आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस I0 बाई पाई एज इट इज -1 दैट इज इक्वल टू -2, और यहां से ये माइनस I0 एंड -2 ये बन जाएगा प्लस, मतलब देखो यहां से ये माइनस एंड ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, सो 2I0 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आई एवरेज, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC के लिए फाइनल आंसर। और देखो अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, सो वो आता है आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 एंड ये I0 एज इट इज, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर दैट इज अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा आई मीन के लिए, सो 0.637 I0। देखो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो वैरी करते रहते हैं टाइम के साथ, और वो भी हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए ही, क्यों, क्योंकि 0 से t टाइम पीरियड के लिए वो 0 है, क्योंकि पहले प्लस है उसके बाद माइनस है। और डेफिनेशन में देखो यही लिखा है स्टेडी करंट और कांस्टेंट करंट। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, सो स्टेडी करंट और कांस्टेंट करंट जो चार्जेस फ्लो कराता है दैट इज सेंड करता है इन अ सर्किट, उतने ही चार्जेस अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में फ्लो कराता है, मतलब टाइम इंटरवल सेम ही है स्टेडी करंट के लिए और अल्टरनेटिंग करंट के लिए दैट इज t/2। सो t/2 इन इक्वल टाइम पीरियड के लिए जो स्टेडी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट जो चार्जेस को फ्लो कराता है इन अ सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।